हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आप लोगों को भी साइंस पे अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सभी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा बार वो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जनरेटर रूपांतरित करता है, तो जनरेटर कौन सी एनर्जी को किस फॉर्म की एनर्जी में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ओके, और दोस्तों जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी बन गया कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मोटर रूपांतरित करती है, तो मोटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी के फॉर्म में रूपांतरित करती है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको राइट आंसर चूज करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। दोस्तों, ये ऐसे उपकरण हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके अलावा भी और बहुत सारे उपकरण हैं, तो उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, तो इलेक्ट्रिक बल्ब आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित करता है। इलेक्ट्रिक सेल या फिर विद्युत सेल कहते हैं जिसे, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो होती है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और दोस्तों एक होता है आपका माइक्रोफोन दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों सोलर सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, आप लोग जानते हैं फोटोवोल्टाइक सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे, इनमें से लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लेता है, तो आप लोग इन सभी को अच्छे से याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एसी को डीसी में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रेक्टिफायर का यूज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। एसी दोस्तों यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, तो ये भी आप याद रखना, एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। दोस्तों, रेक्टिफायर का यूज बेसिकली आपके टीवी, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड आने से पहले कॉपर ऑक्साइड के डायोड यूज किए जाते थे आपके रेक्टिफायर में। किसमें? रेक्टिफायर में। कौन से डायोड यूज किए जाते थे? कॉपर ऑक्साइड के डायोड। ओके दोस्तों, और अभी कौन से यूज किए जा रहे हैं? तो सेमीकंडक्टर डायोड यूज किए जा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विद्युत धारा को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा नापने के लिए किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका विभवांतर के लिए हो जाएगा। विभवांतर यानी कि विभव में अंतर, विभवांतर दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर निम्नलिखित में से कौन सा आधारित है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, राइट आंसर आपको चूज करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत हीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विद्युत हीटर यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर, यह विद्युत धारा के ताप प्रभाव, ताप मीन्स ऊष्मा के प्रभाव पर ये आधारित होता है। ताप टेम्परेचर या हीट या ऊष्मा, इन सभी के प्रभाव पर आधारित होता है। और कैसे ये काम करता है दोस्तों, तो इसमें एक नाइक्रोम का फिलामेंट लगा होता है जिसका कि गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। हीटर आप लोगों ने घर पे चलाया होगा, उसको जब सर्किट से लगाते हैं, जब ऑन करते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, तो वही ताप प्रभाव होता है, उसका ताप प्रभाव पर आधारित होता है। और एक चीज़ आप याद रखना कि विद्युत हीटर में फिलामेंट लगा होता है।
ठीक है, वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। उसका गलनांक कितना होता है, गलनांक दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर सकता है ये बिना टूटे हुए, बिना गले हुए। ओके, और वो गर्म होकर हीट उत्सर्जित करता है, उसी को बोलते हैं ताप प्रभाव। उसका हीट उत्सर्जित करना कहलाता है ताप प्रभाव। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत हीटर। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अभी हम लोगों ने देखा ये ऑप्शन आपका सही है। हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, तो कौन सा गलत है वो हमें सेलेक्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला पॉइंट है, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट द्वारा संचालित होते हैं। तो ये नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। वो एसी और डीसी दोनों करंट के द्वारा संचालित होते हैं। एसी करंट और डीसी करंट दोनों से चलाए जा सकते हैं आपके विद्युत मोटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करते हैं। ओके ठीक है, दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर या विद्युत मोटर के प्रकार हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो डीसी और एसी दोनों करंट के द्वारा चलती है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से आपको छांटना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। वैसे अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बट इनमें से किसी में इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है, तो आपको इनमें से राइट आंसर चूज़ करना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विद्युत पंखा। तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, राइट आंसर आपको चूज करना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स रेज, एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं दोस्तों। एक्स किरणें बेसिकली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ओके, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻10 से 10⁻⁸ मीटर तक होती है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होती हैं। ओके दोस्तों, और एक्स किरणों का सबसे ज़्यादा यूज मेडिकल फील्ड में किया जाता है। तो ये भी आप याद रखना, मेडिकल फील्ड में एक्सरे करने के लिए या अदर मेडिकल एक्टिविटी करने के लिए इनका यूज किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक नियम दिया था दोस्तों, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम दिया था। उस नियम के द्वारा ये कहा जाता है कि E=mc²। ये इसका एक इक्वेशन बन के आया था, E=mc²। ई क्या है दोस्तों, तो ई आपका किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में कुल आंतरिक ऊर्जा, दैट इज कॉल्ड ई, वो हमारा ई हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों E=m, m होता है हमारा स्थिर अवस्था में उस वस्तु का द्रव्यमान, m हो गया, और c², इसमें c है दोस्तों आपके प्रकाश की गति। ओके दोस्तों, प्रकाश की गति होती है c। तो E=mc² फार्मूला होता है, किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया था ये। ठीक है, तो द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं, इस चीज़ को आइंस्टाइन ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इसमें। तो ये भी आप याद रखना। और कौन सा नियम है ये, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस या फिर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को शोषित करता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, राइट आंसर आपको चूज करना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कैडमियम की छड़ें यूज की जाती हैं जो कि न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं दोस्तों। ग्रेफाइट और भारी जल, ये भारी जल दोस्तों यानी कि D2O। ओके, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ये होता है भारी जल का फार्मूला D2O। ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है,
ठीक है दोस्तों, मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम की छड़ का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। कैडमियम की छड़ न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं, इसके द्वारा विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित व स्थायी बनाया जाता है। ओके, तो आपकी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु पावर स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी की बात करें दोस्तों तो 1400 मेगावाट का है। ठीक है, 1400 मेगावाट का है तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा परमाणु पावर स्टेशन है। और दोस्तों ये है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में है। ठीक है, पालघर ज़िले में है, तो आप याद भी रखना, इसे भी याद रखना है कहाँ पे? महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? ठीक है, 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, उसका कोड नेम क्या था? तो ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है दोस्तों, 1998 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। और दोस्तों ये हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था, जो कि 11 तारीख से 13 तारीख तक चला था। और किस मंथ में? तो मई में दोस्तों, 11 से 13 मई 1998 के बीच में ये परमाणु परीक्षण किया गया था। और इसमें टोटल 5 टेस्ट किए गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, दूसरा परमाणु परीक्षण था, 11 से 13 मई 1998 के बीच में किया गया, और टोटल 5 टेस्ट किए गए थे इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत ने अपने सबसे पहले परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारत ने अपना सबसे पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया था। और दोस्तों इस परीक्षण का निक नेम क्या था? इस परीक्षण का नाम क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था दोस्तों। ठीक है, तो आप याद भी रखना इसका नाम, या इसका कोड कह सकते हैं, तो स्माइलिंग बुद्धा था इसका कोड। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, राइट आंसर आपको चूज़ करना है दोस्तों। वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ओके, और लैक्टोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के दूध की शुद्धता या फिर दूध का घनत्व नापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों को अपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। ठीक, तो ये भी आप याद रखना, हाइड्रोमीटर द्रवों को अपेक्षिक घनत्व, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब, और लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता या फिर दूध का घनत्व नापने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, राइट आंसर आपको चूज करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है ये। ठीक है, तो आप याद रखना, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखना, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। और दोस्तों अश्व शक्ति, ये शक्ति यानी कि पावर की यूनिट होती है, इसमें इसके थ्रू पावर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, और पावर की दोस्तों एसआई यूनिट क्या होती है? तो वो वाट होती है। तो याद रखना, पावर की एसआई यूनिट वाट होती है, और अश्व शक्ति भी पावर की यूनिट होती है। चलिए अगला प्रश्न है, टैकोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको चूज करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। टैकोमीटर का यूज करके फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल यानी कि रोटेटरी मोशन को मेज़र किया जाता है दोस्तों। वैसे किसी भी चीज़ की रोटेटरी मोशन को मेजर करने के लिए टैकोमीटर का यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़, जैसे कोई मशीन हो गई, मीटर हो गई, तो उसमें लगा के टैकोमीटर उसकी रोटेटरी मोशन को मेजर किया जाता है दोस्तों। और इसकी यूनिट क्या होती है? घूर्णात्मक चाल की यूनिट होती है दोस्तों चक्कर प्रति मिनट,
या फिर RPM कहते हैं, ठीक है, RPM यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट। दोस्तों तो यूनिट भी आप याद रखना, रोटेटरी मोशन या घूर्णात्मक चाल की यूनिट चक्कर प्रति मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट या फिर RPM होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दूध का घनत्व निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर अभी मैंने आपको बताया था, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध का घनत्व या फिर दूध की शुद्धता मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या क्या किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का अपेक्षिक घनत्व या फिर द्रवों का घनत्व मेजर करने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और थर्मामीटर का आपको पता ही, टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पानी के अंदर के वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से राइट आंसर दोस्तों आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कभी कभी दोस्तों लेजर, सोनार या फिर रडार का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक। तो आप ध्यान से सुनना, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है दोस्तों, ये होता है सोनार का फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और दोस्तों ये अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा काम करता है। अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर से जनरेट की जाती है, फिर उनको पानी के अंदर सेंड किया जाता है, जो कि वस्तु से टकराकर फिर वापस आ जाती हैं, परिवर्तित होकर वापस आती हैं और जनरेटर के द्वारा फिर उसे रिसीव कर लिया जाता है। तो इस विधि का यूज करके हम लोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आता है दोस्तों आपका लेज़र। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो याद रखना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका लेज़र फुल फॉर्म होता है। और लेज़र की खोज किसने की थी? तो अमेरिकी वैज्ञानिक T.S. मेनन ने की थी, ठीक है दोस्तों। और लेज़र का बेसिकली उपयोग सर्जरी में, ऑपरेशन में या फिर धातुओं को जोड़ने या काटने में किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों हमारा रडार, ठीक है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है दोस्तों। ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके थ्रू दोस्तों एरोप्लेन की दिशा और ऊंचाई यानी कि डायरेक्शन एंड हाइट को नापने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके द्वारा किसी भी एरोप्लेन की दिशा या ऊंचाई की जानकारी ली जाती है। तो ये भी आप याद रखना, इन तीनों का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों मैंने कुछ सिलेक्टेड लिए हैं कि मेजर करने के कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। ये सभी मेजरमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में लिए गए हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे हम लोग केवल और केवल इलेक्ट्रिकली जो मेजरमेंट होते हैं उनको देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपका एमीटर। एमीटर के थ्रू क्या मेजर करते हैं? तो करंट को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कॉस 5 मीटर होता है, इसके द्वारा पावर फैक्टर को मेजर किया जाता है। फिर करंट क्लैंप होता है, क्लैंप मीटर के थ्रू दोस्तों करंट उसको बिना टच किए करंट मेजर किया जाता है, ठीक है। मेजर्स करंट विदाउट फिजिकल कनेक्शन, बिना उसको टच किए करंट मेजर किया जाता है करंट क्लैंप मीटर के थ्रू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है फ्रिक्वेंसी मीटर। ये आपकी करंट की फ्रिक्वेंसी मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है इनको, ठीक है। LCR मीटर क्या होता है? LCR मीटर के थ्रू दोस्तों इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट को मेजर किया जाता है। किसी कंपोनेंट के इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या फिर रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों मेगर टेस्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगर टेस्टर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है? तो दोस्तों इसके द्वारा किसी भी मोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस या फिर जनरेटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसके द्वारा अर्थिंग रेजिस्टेंस भी मेजर किया जाता है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर दोस्तों जनरल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है और इसके द्वारा मेजर करते हैं वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है। इनको मेजर करते हैं और इनकी क्वांटिटीज़ को भी मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू। तो मल्टीमीटर इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इसके द्वारा अमीटर का भी काम हो जाता है और वोल्टेज मीटर का भी काम हो जाता है मल्टीमीटर के थ्रू ही।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों है और कुछ, तो ओम मीटर हो गया, जैसे आपका ओम मीटर किसी भी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस मीटर करने के लिए मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लीकेज टेस्टर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो लीकेज टेस्टर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो लीकेज होता है उसको मेजर करने के लिए लीकेज टेस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, जैसे वाट मीटर होगा तो वाट मीटर पावर को मेज़र करने के लिए वाट मीटर का यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रम एनालाइज़र होता है दोस्तों, जो कि फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को डिस्प्ले करता है, तो ये सारे होते हैं, ठीक है। और टैकोमीटर मोटर की स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सभी यहाँ पे हैं, आप सभी वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से देख लेना और याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ओके, और ऐसी अगर अच्छी वीडियोज़ आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने फिजिक्स के लगभग सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ओके दोस्तों, उसे ज़रूर देख लेना क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने उन्हें कंप्लीट करवाया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।